कहानी शुरू होती है शंघाई सिटी से। एक शांत कमरे में नीले हरे बालों वाली औरत जैंग वोंगशिन अपने न्यूबॉर्न बेटे को दूध पिला रही थी। वो अपने बच्चे चेंचिन से कहती है कि कितना लकी है वो, बस खाना और सोना। मुस्कुराते हुए बोली कि वो उसकी वजह से नींद खो रही है, लेकिन अगर वो स्वस्थ बड़ा हो जाए तो सब इसके काबिल है। उसे नहीं पता था कि ये बच्चा ऑर्डिनरी नहीं है। वो एक रीइंकारनेटेड इंसान था, अपने पिछले जीवन की कॉन्शियसनेस लेकर पैदा हुआ। दूध पीते पीते उसने नोट किया कि उसका दिमाग पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी वो सब कुछ समझ रहा है। अचानक उसके सामने एक नीला गेम जैसा स्टेटस स्क्रीन आया। उस पर लिखा था, नेम लिन जिचिन, एज 33 डेज, बायोलॉजिकल लेवल ऑर्डिनरी टीयर 1। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके पास एक स्पेशल चीट एबिलिटी है। 3 महीने की उम्र में लिन जिचिन अपने क्रिब में था और उसके माता पिता जांग वानिन और लिन यान उसे देख रहे थे। उसके पिता बोले कि यह बच्चा शारीरिक रूप से कितना गिफ्टेड लग रहा है, शायद बड़ा होकर एक माइटी जीन फ्यूजर बनेगा या कम से कम एक साइबॉग। तभी लिन जीचिन जोर जोर से किक मार रहा था। सिस्टम नोटिफिकेशन आया, किक्ड 10,000 टाइम्स, बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट अनलॉक्ड एंड एडवांस्ड। अब उसे एक नया स्किल मिला, जिससे उसके शरीर का जो भी हिस्सा वो ट्रेन करेगा वो कार्बन बेस्ड लिमिट तक इन्फिनिटली स्ट्रांग बनता जाएगा। उसे महसूस हुआ कि उसकी ताकत बढ़ रही है। उसने सोचा, आखिर उसके पिता का मतलब क्या है जीन फ्यूजर्स और साइबॉग से, और उसने सुपर हीरोज जैसी कल्पना की। 4 महीने की उम्र में लिन जिचिन बैठना और रेंगना सीख गया था। अपने पेरेंट्स को डराने से बचने के लिए वो रात में अकेले ट्रेनिंग करता था। हर बार जब वो क्रॉल करता, सिस्टम उसे पॉइंट से रिवॉर्ड करता। 1 महीने बाद 5 महीने की उम्र में वो चलना मास्टर कर चुका था। 6 महीने में वो अब अपने पेरेंट्स के सामने भी बैठ और क्रॉल सकता था, बिना ज्यादा अजीब लगे। एक दिन टीवी देखते वक्त न्यूज रिपोर्ट में एबेरेंट बीस्ट्स दिखाई गईं, जिनसे लड़ने के लिए जीन फ्यूजर्स और साइबॉग्स दोनों साथ लड़ रहे थे। तभी पहली बार लिन जिचिन को समझ आया कि ये दुनिया उसकी पुरानी दुनिया से कितनी अलग है। उसने जाना कि इस धरती पर म्यूटेशन हो चुका है और टेरिफाइंग क्रीचर्स पैदा हुए हैं, जिन्हें एबेरेंट बीस्ट्स कहते हैं। इनसे लड़ने के लिए इंसानों ने 2 रास्ते बनाए। 1. मैकेनिकल असेंशन, जहां इंसान अपने शरीर को टेक्नोलॉजी से मॉडिफाई करके पावरफुल साइबॉग्स बनते हैं। 2. जीन मॉडिफिकेशन, जहां इंसान एबेरेंट बीस्ट्स के जीन्स को अपने साथ फ्यूज करके जीन फ्यूजर्स बनते हैं और मॉन्स्टर्स से अपनी शक्ति से लड़ते हैं। ये सब डेंजर्स समझकर रीइंकार्नेटेड लिन जीचिन ने ठान लिया कि वो अपने सिस्टम का इस्तेमाल करके सुरक्षित बड़ा होगा, धीरे धीरे इवॉल्व करेगा और इस खतरनाक दुनिया में सरवाइव करेगा। एक दिन डोरबेल बजी। जंग वोंगशिन दरवाजा खोलती है और सामने नीली ड्रेस पहनी हुई एक औरत खड़ी है, शूमिंग। वो उनका नया पड़ोसी है। शूमिंग अपने परिवार का परिचय कराती है, अपने पति शेनजानी और छोटी बेटी शेनकिंग हान का, जो एक डॉल पकड़कर खड़ी है। लिन जिचिन उस छोटी लड़की को देखता है जिसके बाल पर्पल हैं। वो मानता है कि शेनकिंग हान उसकी इस नई दुनिया की पहली दोस्त बनेगी और उसे महसूस होता है कि उनकी किस्मतें एक दिन गहराई से जुड़ेंगी। समय बीतता है और लिन जिचिन खुद को ट्रेनिंग में झोंक देता है। 7 महीने की उम्र में अपने यूज एंड एडवांस स्किल की वजह से वो दौड़ना, कूदना और बेसिक भाषा बोलना खुद से बातें करके सीख जाता है और हर एक्टिविटी से स्टैट पॉइंट्स कमाता है। 8 महीने में उसका ट्रेनिंग लेवल इतना बढ़ जाता है कि वो क्रिब में ही सिटअप्स और पुशअप्स करने लगता है। लेकिन वो ध्यान रखता है कि जब तक उसके पेरेंट्स आसपास न हो तभी प्रैक्टिस करे। लेकिन एक दिन उसकी मां जैंग वोंगशिन बैल्कनी में जाती है और शॉक्ड हो जाती है जब देखती है कि उसका 8 महीने का बेटा सिटअप्स कर रहा है। वो अपनी आंखें मलती है, यकीन नहीं होता। लेकिन चूंकि वो वेब नॉवेल ऑथर है, इसलिए उसे लगता है कि ये स्ट्रेस की वजह से हेलुसिनेशन है। लिन तुरंत सोने का नाटक करता है, राहत की सांस लेता है और सोचता है कि अब उसे और ज्यादा सावधान रहना होगा। कुछ दिनों बाद नहाते वक्त जैंग वोंगशिन को एक और बड़ा झटका लगता है। वो चिल्लाकर अपने पति लिन यन को बुलाती है। जब वो भागते हुए आते हैं तो वो दिखाती है कि उनका 8 महीने का बेटा डिफाइंड एबीएस बना चुका है। लिन यान हैरान रह जाता है। वो उत्साहित होकर कहता है कि शायद उनका बेटा 1 इन अ मिलियन प्रोडिजी है और उसका भविष्य बहुत ब्राइट होगा।
चाहे जीन फ्यूजर बने या साइबॉर्ग। ये जीनियस वाली बातें सुनकर लिन जिचिन चैन की सांस लेता है कि उसका सीक्रेट अभी तक सेफ है। उसे लगता है कि वाकई लकी है जिसके पेरेंट्स दोनों वेब नॉवल ऑथर्स हैं। लेकिन वो ये भी सोचता है कि इस म्यूटेटेड अर्थ पर वो अकेला जीनियस नहीं है। वो और उसकी माँ एक न्यूज रिपोर्ट देखते हैं जिसमें दिखाया जाता है कि एक मार्शल आर्ट्स फैमिली का 2 साल का बच्चा एक हाथ से 20 किलोस का डंबल उठा सकता है। जैंग वोंगशिन अपने बेटे को पास खींचकर गर्व से कहती है कि उसका चेंचिन भी उतना ही अमेजिंग है। लिन जीचिन अपनी माँ की इस कॉन्फिडेंस से भावुक हो जाता है और सोचता है कि क्या वो भी 2 साल की उम्र में 20 किलोज उठा पाएगा। जब लिन जीचिन सचमुच 2 साल का होता है, उसकी ट्रेनिंग रंग लाती है। उसने लो प्रोफाइल रखते हुए गुप्त रूप से अपनी ताकत डेवलप की होती है। अब वो आसानी से एक हाथ से 20 किलोज का वेट स्टोरेज रूम में उठा लेता है। लेकिन उसका सेशन बीच में रुक जाता है जब उसकी माँ बुलाती है कि हान हान शेनचिंग हान का निकनेम खेलने के लिए आ गई है। चौंक कर उसने वेट नीचे रखा और बाहर चला गया। उसने दरवाजा खोला तो सामने शेनिंग हान खड़ी थी, जो अब 2 साल की हो चुकी थी और वह उसे एक टाट दे रही थी। लिन जिचिन अंदर ही अंदर सोचता है कि उनकी अलग मेंटल एज होने की वजह से वो नॉर्मल बच्चों की तरह गेम्स नहीं खेल पाते। जहां हान हान एक टिपिकल टॉडलर है, वहीं वो हर पल ट्रेनिंग में लगाता है। उसने उसके साथ टाइम बिताने का एक यूनिक तरीका खोज लिया था। क्योंकि हान हान हमेशा उसके पास रहना पसंद करती थी, वो उसके लिए परफेक्ट कस्टम साइज्ड वेटेड वेस्ट बन जाती थी एक्सरसाइजेस के दौरान। लेकिन एक प्रॉब्लम बार बार रिपीट होती थी और उसे फिर याद आ गई जब उसने एक गर्म नमी महसूस की। उसने चिल्लाकर कहा कि हान हान ने फिर से उस पर पेशाब कर दिया है। एक और साल बीत गया। 3 साल की उम्र में लिन जिकिन की स्ट्रेंथ एक्सपोनेंशियली बढ़ चुकी थी और अब वो एक हाथ से 40 किलो का वेट आसानी से उठा सकता था। टीवी देखते समय उसने एक रिपोर्ट देखी जिसमें एक 4 साल का प्रोडिजी 30 किलो का डंबल उठा रहा था। उसने संतुष्टि से नोट किया कि वो पहले से ही उससे ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन अपनी प्रोग्रेस के बावजूद उसका सिस्टम अभी भी उसे ऑर्डिनरी टीयर 1 दिखा रहा था। उसने सोचा कि टीयर 2 तक पहुंचने के लिए आखिर उसे और क्या करना होगा। इन्हीं सवालों के साथ उसने पहली बार अपने घर से बाहर कदम रखा। बाहर की दुनिया एक स्टनिंग फ्यूचरिस्टिक सिटीस्केप थी, जहां बीस्टमैन और साइबॉग्स नजर आ रहे थे। उसने अंदाजा लगाया कि यही वो जीन फ्यूजर्स और साइबॉग्स हैं जिनके बारे में उसने सुना है। अपनी माँ और पड़ोसियों शू मंग और शेन चिंगान के साथ वो लाइब्रेरी की ओर गया। क्योंकि उसके पेरेंट्स उसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इस्तेमाल नहीं करने देते थे, उसके लिए बुक्स ही बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन थे। लाइब्रेरी पहुंचकर उसकी मां ने उसे बच्चों वाले सेक्शन की तरफ इशारा किया, लेकिन लिन जिचिन सीधे एडवांस्ड इंसाइक्लोपीडियाज की तरफ बढ़ गया और चिंतित शेनिंग हान उसके पीछे पीछे चल दी। दोनों माताएं हैरानी से देख रही थीं। शू मंग ने पूछा कि उसे ये बुक्स क्यों पसंद है, तो जांग वांग ने अंदाजा लगाया कि ये उसकी जीनियस जीन्स की वजह से है। शेनिंग हान ने उसे कुकीज ऑफर की, लेकिन लिन जिचिन अपनी रीडिंग में पूरा डूबा हुआ था। इन बुक्स से उसने सीखा कि सारी लाइफ को 6 बायोलॉजिकल लेवल्स में डिवाइड किया गया है। ऑर्डिनरी, एडवांस्ड, रेयर, एपिक, लेजेंडरी और मिथिकल, और हर लेवल को 9 टीयर्स में बांटा गया है। उसने महसूस किया कि उसके पेरेंट्स जैसे नॉर्मल इंसान तो बिल्कुल नीचे हैं। ऑर्डिनरी टीयर 1 यानी हायर लेवल बीइंग्स की तुलना में बिल्कुल चींटी जैसे इनसिग्निफिकेंट। ये नॉलेज लिन जिचिन के अंदर एक आग जला गई। उसे अपनी ट्रेनिंग और तेज करनी थी, लेकिन कवर बनाए रखते हुए। तभी उसके सिस्टम ने उसे एक नया क्वेस्ट दिया। 100 मिलियन कैरेक्टर्स पढ़ो और सेलेस्टियल राउट ऑफ विजडम का रिवॉर्ड पाओ। माइंड और बॉडी दोनों को ट्रेन करने के इस चांस से एक्साइटेड होकर उसने ये क्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। अगले 1 साल तक लिन जिचिन ने अपना समय शारीरिक ट्रेनिंग और बहुत पढ़ाई में बांट दिया। 4 साल की उम्र में वह और शेन चिंगहान अपने टीचर मिस जांगमे का हाथ पकड़े हुए किंडरगार्टन जाने लगे। उसकी मेहनत रंग लाई। स्कूल शुरू होने के थोड़े समय बाद ही वह ऑर्डिनरी टीयर 2 तक पहुंच गया। उसकी फिजिकल ताकत बेहद जबरदस्त थी। वह एक हाथ से 80 किलो वेट उठा सकता था, 1.2 मीटर ऊंचाई तक कूद सकता था और 100 मीटर की दौड़ सिर्फ 11 सेकंड से कम समय में पूरी कर सकता था। ये आंकड़े किसी एडल्ट के लिए भी बहुत बड़े हैं।
एक किंडरगार्टनर की तो बात ही छोड़ो। एक दिन उसने देखा कि कुछ बच्चे शेन चिंग हान को घेर कर खड़े हैं और उसे बेड वेटर कहकर चिढ़ा रहे हैं। अपने दोस्त को रुलाते हुए देखकर उसे समझ आ गया कि अब उसे एक्शन लेना होगा। वह नाटकीय अंदाज में सीधा पुलिस के बीच कूद गया, उन्हें घूरा और डरावनी धमकी दी। अगर किसी ने फिर से हान हान को सताया तो वो हर दिन उनके बेड पर पेशाब कर देगा। उसकी ये बचकानी लेकिन डरावनी धमकी काम कर गई। सारे बुलीज रोने लगे और कसम खाई कि वो कभी किंडरगार्टन वापस नहीं आएंगे। शेन चिंगहान ने अपने प्रोटेक्टर को प्रशंसा भरी नजरों से देखा। इस काम से उसके सिस्टम ने एक नया अचीवमेंट अनलॉक किया, किंडरगार्टन किड किंग का टाइटल और साथ ही एक नई क्वेस्ट सीरीज भी। लिन बेहद खुश था कि अब वह एक साथ कई क्वेस्ट्स पर काम कर सकता है। आधा साल बाद उसने अपना रीडिंग क्वेस्ट पूरा कर लिया। उसने 100 मिलियन कैरेक्टर्स पढ़ लिए थे और उसे इनाम मिला, सेलेस्टियल रूट ऑफ विजडम, जिसने उसे परफेक्ट याददाश्त और पीक ह्यूमन लर्निंग एबिलिटी दी। समय तेजी से बीता और जल्द ही वह और शेन चिंगहान लगभग 7 साल के हो गए, अपने किंडरगार्टन ग्रेजुएशन फोटो के लिए पोज करते हुए। वेकेशन में भी लिन जिचिन ने आराम नहीं किया। अब वह इतना ताकतवर हो गया था कि 200 किलो बारबेल से ट्रेनिंग कर सकता था। छुट्टियों के दौरान उसकी एबिलिटीज नई ऊंचाइयों पर पहुंच गईं। वह 2 मीटर से भी ऊंचा कूद सकता था और 100 मीटर की दौड़ में 8 सेकंड बैरियर तोड़ चुका था, 7.98 सेकंड्स का समय लेकर। उसका दिमाग भी उतना ही तेज हो चुका था, उसकी नई एबिलिटी से बूस्ट होकर। उसने पहले ही एलिमेंट्री स्कूल का ज्यादातर सिलेबस खत्म कर लिया था। उसकी नई जिंदगी सनशाइन एलिमेंट्री स्कूल में शुरू हुई, क्योंकि वह एडवांस्ड सब्जेक्ट्स खुद ही पढ़ रहा था। एकेडमिक कॉम्पिटिशन्स उसके लिए आसान थे। उसने एफर्टलेसली नेशनल एलिमेंट्री स्कूल एकेडमिक कंपटीशन में पहला स्थान हासिल कर लिया, सिर्फ अपना टाइटल जल्दी अनलॉक करने के लिए। जब भी उसे फ्री टाइम मिलता, वह शेन चिंगहान को प्राइवेट ट्यूटरिंग देता। वो भले एक्सेप्शनल टैलेंट नहीं थी, लेकिन मेहनती जरूर थी। उसकी मदद से उसकी ग्रेड्स तेजी से इंप्रूव हो गईं। सिर्फ एक सेमेस्टर बाद ही वह क्लास में दूसरे नंबर पर आ गई, जबकि लिन जिचिन पहले स्थान पर था। अपनी क्वेस्ट को स्पीड अप करने के लिए उसने स्कूल स्पोर्ट्स मीट्स में भी हिस्सा लिया और हर रिकॉर्ड तोड़ डाला। उसे लगा था कि उसकी स्कूल लाइफ इसी प्रेडिक्टेबल रूटीन में चलती रहेगी, लेकिन तभी एक नया स्पेशल ट्रांसफर स्टूडेंट आया। टीचर ने नए स्टूडेंट का परिचय कराया, एक लड़की लंबे सिल्वरी ब्लू बालों के साथ, जिसका नाम था बाय। लिन जिचिन ने तुरंत समझ लिया कि वह अलग है। जैसे ही वह दरवाजे पर खड़ी हुई, उसे फेंट अनयूजुअल ऑरा महसूस हुआ, जो किसी नॉर्मल इंसान की नहीं थी। जैसे ही नई ट्रांसफर स्टूडेंट बाईशुअर सीट ढूंढने के लिए अंदर चली, बाकी स्टूडेंट्स जिज्ञासा से उसे देखने लगे। शेनचिंग हन झुककर लिन जिचिन, जिसे वो प्यार से श्याओचेन बुलाती है, से फुसफुसाती है कि बैशु के बाल कितने सुंदर हैं, बिल्कुल विंटर की स्नोफ्लेक्स जैसे। लेकिन लिन जिचिन का मूड ब्यूटी पर बात करने का नहीं था। जैसे ही बयू उसके पास आकर बैठी, उसका ध्यान उस अजीब नॉन ह्यूमन ऑरा पर था जो वो उससे महसूस कर रहा था। उसने सोचा, क्या ये कोई जीन फ्यूजर है या फिर किसी का डिसेंडेंट? आने वाले दिनों में बाई सबके लिए एक रहस्य साबित हुई। वो किसी से बात नहीं करती थी और जैसे ही क्लास खत्म होती, अपना सिर डेस्क पर रख देती और बिल्कुल हिलती भी नहीं। वो तो बमुश्किल वॉशरूम के लिए भी उठती थी। शुरुआत में बच्चे क्यूरियस थे, यहां तक कि उसके सोते हुए फोटोज भी लेते थे। लेकिन जब उसका बिहेवियर वैसा ही रहा तो सबका इंटरेस्ट चला गया और क्लासरूम फिर से नॉर्मल हो गया। लेकिन 1 महीने बाद यह शांति टूट गई। एक अजीब फिनोमिनन शुरू हुआ। बावर के शरीर से एक सफेद चिपचिपा लिक्विड निकलने लगा। वो सब्सटेंस बहुत बदबूदार था और उसके कपड़ों और पैरों पर बहता रहा। बाकी स्टूडेंट्स ने घृणा से रिएक्ट किया और शिकायत करने लगे कि स्मेल कितनी खराब है। एक लड़का मजाक उड़ाते हुए गंदी बातें करने लगा और फिर अपनी पानी की बोतल उस पर उड़ेल दी, कहते हुए कि वो उसे वॉश कर रहा है। अपमानित और भीगी हुई बिशु ने डेस्क पर अपनी मुट्ठी भींच ली। आंसू उसके चेहरे पर बहने लगे और वो हल्की हल्की सिसकियों के साथ रोने लगी। बुलीज उसकी हालत देखकर जोर जोर से हंसने लगे। अपनी डेस्क से देखते हुए शेनकिंग हान ने चिंता भरी नजरों से लिन जिचिन से पूछा, क्या हम उसकी मदद कर सकते हैं? लिन जिचिन उलझन में था। उसने तो शुरू से महसूस किया था कि बायू खतरनाक है, तो फिर वो क्यों रो रही है? लेकिन उसने मदद करने का फैसला किया। जैसे ही वो बुलीज की तरफ बढ़ा,
उसने अपनी सोच फिर से बदली। शायद वो सचमुच कोई खतरा नहीं, बस एक कमजोर लड़की थी जिसे सताया जा रहा था, और उसे कदम उठाना ही होगा। लिनीचुन सीधा मेन बुली के पास गया और उसकी कॉलर पकड़ ली। उसने नाम लेकर कहा, ग्वानचुन। एक डरावनी मुस्कान के साथ उसने उसे ऑर्डर दिया कि तुरंत बूमाओं की डेस्क साफ करो। ग्वानचुन डर के मारे हकलाने लगा और बोला, हाँ, अभी साफ करता हूं। बाकी बुलीज को भी पता था कि अब वो फंस चुके हैं, क्योंकि लिंडसी का नाम स्कूल में बदनाम था, पढ़ाई और लड़ाई दोनों में माहिर। यहां तक कि 6th ग्रेडर्स भी उससे पंगा नहीं लेते थे। डरकर सबने जल्दी जल्दी टिश्यूज उठाए और मेस साफ कर दिया। जब डेस्क साफ हो गई तो लिंडसियन की नजरें पूरे ग्रुप पर घूमी। उसने सबको ऑर्डर दिया कि तुरंत माफी मांगो। बुलीज पसीने से तरबतर डरते डरते लाइन में खड़े हो गए और सिर झुकाकर माफी मांगी, वादा किया कि अब कभी उसे तंग नहीं करेंगे। बुलीज के जाने के बाद बायू ने ऊपर देखा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। उसने लिन जिचिन और शेन चिंगहान दोनों को शुक्रिया कहा। शेनिंगहान ने उसका कंधा थपथपाया और कहा, क्लासमेट्स को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। उस दिन से शेनिंगहान ने ठान लिया कि वो उस चुपचाप रहने वाली सफेद बालों वाली लड़की की दोस्त बनेगी और हर बार लिन जिचिन को भी अपने साथ घसीट लाती थी। धीरे धीरे तीनों साथ समय बिताने लगे। शेनिंगहान हमेशा सबसे अच्छे स्नैक्स पहले बयू को देती। एक दिन जब शेन चिंगहान ने उसे एक ट्रीट दी तो बाऊ झिझकी। उसने कहा, क्या तुम्हें मेरी स्मेल से घिन नहीं आती? मुझे माफ करना कि मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया, लेकिन बचपन से सबने मुझे दूर रखा है। किसी का अच्छा होना इतना अनरियल लगता है कि मुझे लगता है मैं सपना देख रही हूं। बिशुअर हैरान रह गई जब शेनिंगहान ने मजबूती से कहा, यह सपना नहीं है। वो हल्की मुस्कान के साथ बोली, मुझे पता है कैसा लगता है। मैं कभी तुमसे घिन नहीं करूंगी। अगर तुम चाहो तो हम हमेशा के लिए दोस्त रहेंगे। उसने हल्के गुस्से के साथ लिंडिक को भी इस वादे में खींच लिया। भावनाओं से भरकर बाशुअर ने शीनिंगहान को कसकर गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने उनका बार बार शुक्रिया किया। थोड़ा संभलने के बाद उसने कहा कि वो भी उन्हें एक गिफ्ट देना चाहती है। उसने एक नेकलेस निकाला जिसमें 2 बीस्ट फैंग्स थे और बताया कि ये उसकी मां का बर्थडे गिफ्ट था। उसने कहा कि ये उनकी दोस्ती का सिंबल होगा। शेनिंगहान ने खुशी खुशी हामी भरी। तीनों बच्चे स्कूल यार्ड में खड़े हुए डूबते सूरज की रोशनी में खुशी खुशी बोल पड़े, हम हमेशा दोस्त रहेंगे। लेकिन जैसे ही उनकी नई दोस्ती मजबूत हुई, अचानक सब बदल गया। एक दिन शेनिंगहान हैरान रह गई जब उसे पता चला कि बायू ने स्कूल छोड़ दिया है। लिंडिचिन ने इसकी पुष्टि की, बताते हुए कि उसने उसे खुद विथड्रॉल पेपर्स भरते देखा था। उसकी यादों में वो मोमेंट ताजा हो गया। उसने प्रिंसिपल के ऑफिस के दरवाजे से देखा था, जहां बायू प्रिंसिपल के साथ थी और एक बड़ा डरावना आदमी साइबरनेटिक आर्म्स के साथ खड़ा था। प्रिंसिपल ने उस आदमी को भरोसा दिलाया कि बैशु के सारे पेपर पूरे हो गए हैं और उसकी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। ये देखकर लिन जिचिन का शक पक्का हो गया कि बैशु की पहचान साधारण नहीं थी। उस दिन के बाद उसने उसे फिर कभी नहीं देखा और सोचता रह गया कि असल में वो कौन थी। कुछ समय बाद लिन जिचिन घर पर अपनी मां जांग वांगशिन को शोल्डर मसाज दे रहा था। मां ने चैन की सांस ली और बोली कि टाइपिंग के लंबे दिन के बाद ये मसाज बिल्कुल परफेक्ट है। अंदर ही अंदर लिन जिचिन ने नोट किया कि उसने ये प्रोफेशनल मसाज स्किल्स अपने सेलेस्टियल रूट ऑफ विजडम की वजह से सीखे हैं, और उसे हैरानी हुई कि ये इतनी काम की निकली। उनकी शांत शाम को एक बड़ी खबर ने तोड़ दिया। न्यूज रिपोर्ट में दिखाया गया कि क्योटो प्रोडिजी ने फिर से कमाल कर दिया। सिर्फ 10 साल की उम्र में उसने अबेरेंट बीस्ट जीन्स के साथ सफल फ्यूजन कर लिया था और अब वह एक हाथ से 500 किलो की चट्टान उठा सकता था। लिन जिचिन ने उस लड़के को पहचाना और झटका खाया कि उसका प्रतिद्वंदी पहले ही जीन फ्यूजन शुरू कर चुका है। उसके पिता लिन यान ने शिकायत की कि ये क्योटो वाला लड़का हमेशा टीवी पर छाया रहता है। क्या लोग उसे इन्फ्लुएंसर बनाना चाहते हैं? मां बाप में बहस शुरू हो गई। लिन यान बोला कि वो बच्चा 1000 साल पुराने मार्शल आर्ट्स परिवार से है, उनके पास जरूर एडवांस जीन फ्यूजन टेक्नोलॉजी होगी। जांग वांगशिन ने तर्क दिया कि बच्चे को गिनी पिग बनाना गलत है। पिता ने पलटकर कहा कि ऐसे परिवारों के लिए परिवार की इंटरेस्ट सबसे ऊपर होती है। मां ने तंज कसते हुए कहा, तुम्हें तो सब पता है। उनकी बहस के बीच
लिन जिचिन गहरी सोच में था। उसे याद आया कि फ्यूजन से पहले वो लड़का 100 किलो उठाता था, अब 500 किलो, यानी 5 गुना ताकत। लेकिन लिन जिचिन सिर्फ 8 साल की उम्र में बिना किसी जीन फ्यूजन के एक हाथ से 300 किलो उठा लेता था। उसने आत्मविश्वास से मुट्ठी बांधी और तय किया कि उसका पोटेंशियल कहीं ज्यादा बड़ा है। लेकिन यह कॉन्फिडेंस ज्यादा देर नहीं रहा। अगली खबर ने उसे डर का असली मतलब सिखा दिया। ब्रेकिंग न्यूज में दिखाया गया कि पड़ोसी देश का एक शहर पूरी तरह बर्बाद हो गया है एक विशाल धमाके में। फुटेज में दिखा कि हमला विशाल एबरेंट रैट्स ने किया था। स्क्रीन पर डरावने नजारे आए। राक्षसी चूहे खंडहरों में दौड़ते हुए एक औरत को अपने जबड़े में पकड़ लेते हैं और उसे बेरहमी से खा जाते हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि इसके पीछे हेरेटिक्स कल्ट है, एक गुप्त संगठन जो इन राक्षसी जानवरों को अपने फायदे के लिए नियंत्रित करता है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सकुरा कंट्री के अधिकारी ने अंतर्राष्ट्रीय मदद की गुहार लगाई। लिन जिचिन ने समझा कि ये हेरेटिक्स इंसानियत के गद्दार हैं। उसे सुकून मिला कि वो एक शक्तिशाली और सुरक्षित देश में पैदा हुआ है, जहां वो छुपकर मजबूत हो सकता है। तभी बाहर से सोनिक बूम्स की आवाज आई। वो खिड़की पर दौड़ा और पर्दे हटाए। रात के आसमान में भारी हथियारों से लैस साइबॉग्स की एक टुकड़ी उड़ रही थी। उसने सोचा कि इतने लोग क्यों तैनात किए गए हैं। उम्मीद की कि कुछ बुरा ना हो। अगली सुबह सब कुछ सामान्य दिखा। लिन जिचिन बाहर शीनिंग हान का इंतजार कर रहा था। वो दौड़ती हुई आई और माफी मांगी कि लेट हो गई। जैसे ही वो पास आई, लिन जिचिन ने कुछ अजीब देखा। उसके गले में लटक रहा बीस्ट फैंग नेकलेस जो बैशू ने उन्हें दिया था, चमकने लगा। नीली रोशनी निकल रही थी और उसने तुरंत पहचान लिया कि यह किसी एबेरेंट बीस्ट का दांत है, वही गैर मानवीय आभा जिसकी उसने पहले झलक महसूस की थी। रोशनी उतनी ही जल्दी गायब हो गई जितनी जल्दी आई थी। दोनों ने इसे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन लिन जिचिन के मन में खौफ बैठ गया। साइबॉग्स की तैनाती और इस फैंग की प्रतिक्रिया, कुछ बड़ा होने वाला है। स्कूल जाते समय एक रहस्यमयी औरत उनके रास्ते में आई। लंबे लाल बाल, काली ड्रेस और एक लैंप पोस्ट से टिक कर खड़ी हुई। वो मुस्कुराते हुए बोली, क्या प्यारे बच्चे हो? क्या तुम भाई बहन हो? शीनिंग हान ने गर्व से जवाब दिया, नहीं, हम बचपन से सबसे अच्छे दोस्त हैं। औरत ने हल्की उदासी से कहा, काश मेरा भी कोई बचपन का दोस्त होता। फिर अचानक उसका चेहरा डरावना हो गया। आंखों में चमक लिए उसने पूछा, लेकिन तुम लोग स्कूल अकेले क्यों जा रहे हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? जैसे ही शेनिंग हान बोलने लगी, लिन जिचिन ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया और बीच में काटते हुए कहा, चलो, देर हो रही है। वो उसे खींचकर आगे ले गया। पीछे रह गई वो रहस्यमयी लाल बालों वाली औरत। काफी दूर आने के बाद उसने शेनिंग हान को हल्के से डांटा, उसे याद दिलाते हुए कि अजनबियों से बात नहीं करनी चाहिए। उसने सिर हिलाकर हामी भर दी। स्कूल के बाद लिन जिचिन उसे एक सुनसान गली से ले गया। शेनिंग हान घबराकर बोली कि यह जगह कितनी डरावनी है। लिन जिचिन ने समझाया कि इस इलाके को गिराने का काम तय हो चुका है और सब लोग पहले ही यहां से जा चुके हैं। उनकी चाल अचानक एक जानी पहचानी आवाज से रुक गई। सुबह वाली लाल बालों वाली औरत फिर सामने आ गई, यह कहते हुए कि आखिर तुम लोग स्कूल से बाहर आ ही गए। वह अकेली नहीं थी, उसके साथ एक बड़ा मांसल आदमी था जिसका नाम शांग था। औरत ने शांग से कहा कि बच्चे यहीं हैं। लिन जिचिन घबरा गया। उसने जानबूझकर अलग रास्ता चुना था, लेकिन फिर भी वह उनका पीछा करते हुए आ गई थी। वह औरत मीठी आवाज में उन्हें पास बुलाने लगी, यह कहते हुए कि उसके पास उनके लिए ट्रीट्स हैं। उसका साथी शांग अधीर हो गया। उसने कहा कि बातें बंद करो और सीधे इन्हें बेहोश करो ताकि काम जल्दी निपट जाए। बिना और कुछ बोले शांग उनकी तरफ दौड़ा, हाथ में कपड़ा लिए हुए, चिल्लाता हुआ कि उसे जल्दी है ताकि इन्हें बेचकर पैसे बना सके। जैसे ही वह पास आया, लिन जिचिन ने शेनिंग हान को धक्का देकर किनारे किया और खुद सामने खड़ा हो गया। उसने अपनी मुट्ठी भींची और पूरी ताकत से शांग के चेहरे पर मुक्का मारा। मुक्का सीधे शांग के चेहरे पर लगा और उसका बड़ा शरीर वहीं रुक गया। अगले ही पल वह दर्द भरी चीख के साथ गली के अंदर पीछे जा गिरा। लाल बालों वाली औरत यह देखकर हैरान रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक प्राइमरी स्कूल का बच्चा किसी बड़े आदमी को इतनी जोर से उड़ा सकता है। जमीन पर पड़ा शांग खून उगल रहा था। शांग के गिरते ही लिन जिचिन ने औरत पर ध्यान दिया।
इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, उसने उसके पेट पर एक जबरदस्त मुक्का मारा और फिर एक तेज अप्रकट झड़कर उसे बेहोश कर दिया। गिरे हुए अपहरणकर्ताओं को देखकर उसका चेहरा कठोर हो गया। उसने पास की एक ईंट उठाई और सोचा कि सुनसान गली में कोई कैमरा नहीं है, इसलिए इन्हें यहीं खत्म करना होगा। अगर ये जिंदा रहे तो उसकी असली ताकत सबको पता चल जाएगी और उसका छिपकर मजबूत बनने का प्लान बिगड़ जाएगा। लेकिन ठीक उसी समय जमीन बुरी तरह हिलने लगी। एक भयंकर भूकंप ने गली को हिला दिया। अचानक एक विशाल पंजा पास की दीवार तोड़कर बाहर निकला। अगले ही पल धूल और मलबे से एक दैत्याकार विकृत चूहा बाहर आया। वह राक्षसी चूहा बच्चों को नजरअंदाज कर सीधे बेहोश औरत की ओर झपटा, लेकिन उसे खाने के बजाय उसने पंजे से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। फिर उसने कटा हुआ सिर उठा लिया। यह देखकर शेनिंग हान चीख पड़ी। खतरे को पहचानते हुए लिन जिचिन ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और बोला, यह एक दैत्य चूहा है, हमें सुरक्षित जगह भागना होगा। वह तुरंत मुड़ा और उसे लेकर भाग निकला। भागते भागते अचानक आसमान में लाल और सुनहरे रंग की एक चमक दौड़ती है। एक फीमेल साइबॉर्ग जिसकी सुनहरी बाल थे और हेलमेट पर खरगोश जैसे कान लगे थे, बिजली जैसी तेजी से गली में आ उतरती है। उसकी गति इतनी अविश्वसनीय थी कि वो मानो धुंधली परछाई की तरह मॉन्स्टर चूहे के पास से निकल गई। लिन जिचिन के कंधे के ऊपर से देखते हुए शेनिंग हान हैरान होकर चिल्लाती है कि वो साइबॉर्ग कितनी तेज है। साइबॉर्ग बड़ी निपुणता से मॉन्स्टर के पीछे उतरती है और हमला करने की तैयारी करती है। उसका दस्ताना चमक उठता है और वो अपना हथियार चार्ज करते हुए ऐलान करती है, एनेस्थेटिक स्मोक। वो प्रोजेक्टाइल दागती है जो गली को हिला देने वाले धमाकों के साथ फटते हैं। लिन जिचिन तुरंत शेनिंग हान को अपनी बाहों से ढककर ब्लास्ट से बचाता है। विस्फोटों में फंसा मॉन्स्टर चूहा दर्द में दहाड़ता है और एनेस्थेटिक धुएं से चकरा जाता है। मौका देखते ही साइबॉर्ग आगे बढ़ती है और तेज वारों की झड़ी लगाकर कमजोर जानवर को खत्म कर देती है। बाद में लिन जिचिन घर पर न्यूज रिपोर्ट देखता है जिसमें इस घटना को दिखाया जाता है। वो लड़ाई का गहराई से विश्लेषण करता है और निष्कर्ष निकालता है कि उस साइबॉर्ग की ताकत बहुत ऊंची नहीं थी। उसे पहले मॉन्स्टर को कमजोर करना पड़ा और फिर भी उसे खत्म करने में पूरे 7 मिनट लगे। वो सोचता है कि मॉन्स्टर चूहे कितने खतरनाक जीव होते हैं, जो 10 मीटर से ज्यादा लंबे हो सकते हैं और ऑर्डिनरी 5th टियर तक पहुंच सकते हैं। हालांकि वो दोनों सुरक्षित बच निकले। यह घटना उसे फिर याद दिलाती है कि यह दुनिया कितनी खतरनाक है। वह निश्चय करता है कि उसे और भी कठोर प्रशिक्षण करना होगा ताकि खुद को और अपने अपनों को बचा सके। इसके बाद उसे अपने ट्रेनिंग स्पेस में देखा जाता है जहां वो भारी बारबेल के साथ वेटेड स्क्वाट्स कर रहा होता है। सिस्टम उसे इसके लिए पॉइंट्स से पुरस्कृत करता है। भले ही मॉन्स्टर चूहों का खतरा मंडरा रहा है, जिंदगी आगे बढ़ती रहती है। कुछ ही समय बाद लिन जिचिन और शेनिंग हान अपने 9वें जन्मदिन का जश्न मनाते हैं। दोनों परिवार एक बड़े केक के इर्द गिर्द जमा होते हैं। विश मांगने के बाद दोनों एक दूसरे को तोहफे देते हैं। अपनी सेलेस्टियल रूट ऑफ विजडम की बदौलत लिन जिचिन ने सिर्फ एक रात में खुद से नक्काशी सीख ली थी और शेनिंग हान के लिए बारीक डिजाइन वाला लकड़ी का हेयर पिन बना डाला। शेनिंग हान बहुत खुश हो जाती है, उसे बालों में लगाकर मुस्कुराती है और कहती है कि उसे यह बहुत पसंद है। समय तेजी से बीतता है और दोनों एलिमेंट्री स्कूल से ग्रेजुएट होकर मिडिल स्कूल शुरू करते हैं। इसी समय सिस्टम उसे नोटिफाई करता है कि उसने 9 साल की कंपल्सरी एजुकेशन पूरी करके नया अचीवमेंट हासिल किया है। किंडरगार्टन किड किंग और एलिमेंट्री स्कूल टॉप डॉग दोनों टाइटल्स अनलॉक हो जाते हैं। वो उत्साहित हो जाता है कि अगला टाइटल मिडिल स्कूल ओवरलॉर्ड होगा, जिससे उसे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एट्रीब्यूट मिलेगा। छुट्टियों के दौरान भी वो हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करता है। उसके ट्रेनिंग सेशन में शामिल होता है पीठ पर भारी चट्टान रखकर 1000 पुशअप्स, जिससे उसकी स्टैट्स में भारी बढ़ोतरी होती है। उसकी मेहनत रंग लाती है। स्कूल शुरू होने से ठीक पहले 10 किलोमीटर दौड़ के बाद उसका सिस्टम ऐलान करता है कि उसकी बायोलॉजिकल लेवल बढ़कर ऑर्डिनरी 3rd टियर तक पहुंच गई है। उसके शारीरिक गुण आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गए थे। अब वह एक हाथ से 700 किलो उठा सकता था, 4 मीटर ऊंचाई तक कूद सकता था और 100 मीटर की दौड़ केवल 6 सेकंड में पूरी कर सकता था।
अपनी ताकत बढ़ते हुए देखकर वह सोचता है कि क्योटो का प्रोडिजी अब किस स्तर पर पहुंच चुका होगा। संयोग से स्कूल शुरू होने से एक रात पहले टीवी पर एक नई खबर प्रसारित होती है। रिपोर्ट में बताया जाता है कि अब 14 साल का हो चुका प्रोडिजी विशाल चींटी के जीन के साथ फ्यूज हो चुका है और एक हाथ से 2000 किलो का मिश्र धातु ब्लॉक उठा सकता है। लिन जिचिन गणना करता है कि चूंकि विशाल चींटी के जीन ताकत को 4 से 8 गुना तक बढ़ा देते हैं, तो प्रोडिजी की असली ताकत बिना जीन के सहारे लगभग 500 किलो ही है। इसका मतलब यह था कि वह अब भी बुनियादी रूप से प्रोडिजी से ज्यादा ताकतवर है। यह सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह कल्पना करता है कि भविष्य में जीन फ्यूजन के साथ वह कितना शक्तिशाली बनेगा। अगले दिन मिडिल स्कूल शुरू होता है। शहर का टॉप स्टूडेंट होने की वजह से सभी बेहतरीन मिडिल स्कूल्स ने उसे अपने यहां बुलाने की कोशिश की थी, लेकिन उसने शंघाई मिडिल स्कूल का निमंत्रण स्वीकार किया, इस शर्त पर कि शेनिंग हान भी उसी की क्लास में होगी। रजिस्ट्रेशन के समय प्रिंसिपल और नए क्लास टीचर उनका स्वागत करते हैं और बताते हैं कि वे उस पर कितना भरोसा कर रहे हैं। थोड़ी औपचारिक बातों के बाद वह बहाना बनाकर शेनचिंग हान के साथ वहां से निकल जाता है। दरअसल शंघाई मिडिल स्कूल चुनने का असली कारण उसकी बेहतरीन खेल सुविधाएं थीं। उन्होंने तय किया था कि क्लास शुरू होने से पहले स्कूल के कोर्ट पर बैडमिंटन खेलेंगे। कोर्ट पर उत्साहित शेनिंग हान कहती है कि अब खेल शुरू करना चाहिए। वह शॉट लगाते हुए अपने अंदाज में उसे फेरीज कर्व बॉल कहती है। लिन जिचिन आसानी से शटलकॉक को हवा में पकड़ लेता है, लेकिन उनका खेल बीच में ही रुक जाता है। एक ग्रुप सीनियर स्टूडेंट्स वहां आ जाता है और उनका लीडर, जिसने उलटी कैप पहन रखी थी, शटलकॉक छीन लेता है और कहता है कि यह कोर्ट उनके लिए रिजर्व है। उसके दोस्त मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि शेनिंग हान चाहें तो उनके साथ खेल सकती है। शेनिंग हान डटकर जवाब देती है कि उन्हें नियमों का पालन करना चाहिए और वे लोग पहले आए थे। लिन जिचिन उसकी ओर बढ़ते सीनियर्स को ठंडी नजर से देखता है और सख्त लहजे में कहता है कि वह शेनिंग हान से दूर रहें और याद रखें कि पहले आओ पहले पाओ का नियम लागू होता है। लीडर घमंडी अंदाज में हंसते हुए कहता है कि अब कोर्ट उसी का है। वह शटलकॉक उठाता है और सर्व करने ही वाला होता है कि लिन जिचिन हरकत में आ जाता है। वह ठंडे स्वर में कहता है कि अब से यहां सिर्फ उसके नियम चलेंगे। वह जबरदस्त ताकत के साथ उछलता है और शटलकॉक को इतनी तेजी से स्मैश करता है कि वह सफेद धुंध की तरह कोर्ट के पार निकल जाता है। ताकत इतनी जबरदस्त होती है कि लीडर के पास रिएक्ट करने का भी वक्त नहीं मिलता। टकराव से उसका रैकेट चकनाचूर हो जाता है और उसकी कैप उड़कर गिर जाती है। सीनियर्स के चेहरे पर पसीना और डर साफ झलकता है। वे कांपते हुए सोचते हैं कि क्या लिन जिचिन इंसान भी है या फिर कोई जीन फ्यूजर। उनमें से एक घबराकर कहता है कि अगर शॉट थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ होता तो उनके बॉस का सिर उड़ गया होता। डरे हुए सीनियर्स गहरी झुककर माफी मांगते हैं और कहते हैं कि अब वे नियम समझ गए हैं और तुरंत चले जाएंगे। फिर वे जल्दी से वहां से भाग निकलते हैं। शायद उस घटना की खबर फैल गई थी, क्योंकि उसके बाद कभी किसी ने लिन जिचिन या शेन चिंग हान को परेशान करने की हिम्मत नहीं की। स्कूल जीवन बाकी लगभग वैसा ही था, बस अब यह बड़ा था और सुविधाएं बेहतर थीं। पढ़ाई में लिन जिचिन बहुत आगे था, क्योंकि वह मिडिल स्कूल का पूरा कोर्स पहले ही पूरा कर चुका था। क्लास में वह अक्सर दिलचस्प किताबें पढ़कर समय बिताता था। रात को वर्कआउट के बाद वह अपने सेलेस्टियल रूट ऑफ विजडम का इस्तेमाल कर ऑनलाइन नए नए स्किल्स सीखता, जैसे कुकिंग, फोटोग्राफी, ड्राइविंग, स्विमिंग और कई तरह के खेल। मिडिल स्कूल ओवरलॉर्ड टाइटल अनलॉक करने के लिए उसने सिर्फ हर विषय में पहला स्थान ही नहीं पाया, बल्कि स्कूल को नेशनल प्रतियोगिताओं में भी रिप्रेजेंट किया। और आखिरकार वह ढेरों ट्रॉफीज के बीच खड़ा दिखाई दिया। प्रोफाइल बनाए रखने के लिए वह जानबूझकर हर प्रतियोगिता में पहला स्थान नहीं लेता था। पूरा एक सेमेस्टर बीत गया, लेकिन टाइटल अब तक अनलॉक नहीं हुआ। हालांकि उसके शानदार प्रदर्शन ने उसे कई फैन गर्ल्स दिला दी, जो उसकी डेस्क पर ढेरों लव लेटर्स छोड़ जाती थीं। लेकिन उसने उन सबको नजरअंदाज कर दिया। शेन चिंग हान को ट्यूशन देने के अलावा वह आने वाले स्कूल स्पोर्ट्स फेस्टिवल पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। उसे विश्वास था कि अगर उसने उसमें पूरी तरह दबदबा बना लिया तो आखिरकार टाइटल अनलॉक हो जाएगा। फेस्टिवल के लिए उसने सिर्फ 3 इवेंट्स चुने, शॉट पुट, हाई जंप और स्प्रिंटिंग, जो क्रमशः ताकत, छलांग और गति का प्रतिनिधित्व करते थे।
शॉटपुट में उसने आश्चर्यजनक 201.1 मीटर तक थ्रो किया। हालांकि उसने खुद को सुपर ह्यूमन न दिखाने के लिए काफी कंट्रोल किया, फिर भी वह आसानी से तीनों इवेंट्स में पहला स्थान ले गया। जब वह शेनिंगहान के साथ बैठा अपना गोल्ड मेडल निहार रहा था, तभी उसे अपने शरीर में नई ताकत उभरती हुई महसूस हुई। एक सिस्टम नोटिफिकेशन प्रकट हुआ जिसमें घोषणा हुई कि उसकी उपलब्धियां बाकी सभी छात्रों से बहुत आगे निकल जाने के कारण उसने मिडिल स्कूल ओवरलॉर्ड टाइटल अनलॉक कर लिया है। तीनों स्कूल एज टाइटल्स अनलॉक होने के साथ ही डोमिनेंट 9 इयर्स ऑफ कंपल्सरी एजुकेशन अचीवमेंट पूरा हो गया और उसे नया बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट मिला, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। उस ताकत को अपने अंदर बहता महसूस करते हुए लिन जिचिन ने संतोष के साथ महसूस किया कि टाइटल आखिरकार अनलॉक हो गया है। जैसे ही लिन जिचिन और शेनिंगहान स्कूल छोड़ते हैं, वो अपने नए सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एट्रीब्यूट के बारे में सोचता है। ये एबिलिटी एक प्रेडेटर को दूसरे क्रीचर्स की लाइफ एसेंस खाकर इवॉल्व करने देती है। वो सोचता है, लाइफ एसेंस क्या होता है? वो सोच में खो जाता है जब तक शेनिंगहान उसे रोकती है। हकीकत में वापस आकर उसे एक आइडिया आता है। वो शेनिंगहान से पूछता है कि क्या वो उसका बीस्ट फैंग नेकलेस बोरो कर सकता है। वो मान जाती है और उसे दे देती है। जैसे ही उसकी उंगलियां फैंग को छूती हैं, सिस्टम नोटिफिकेशन आता है। इसमें लिखा होता है कि उसने एबिसल जायंट बटरफ्लाई की लाइफ एसेंस का एक ट्रेस डिवावर कर लिया है और नया गाइड बुक खुल गया है जिसमें 1% प्रोग्रेस है। उसके आसपास एक बड़ी अंधेरी तितली की स्पेक्ट्रल इमेज आती है जिसके पंखों पर आंखें होती हैं। वो चौंक जाता है कि फैंग असल में बटरफ्लाई का टूथ है। उस रात और जानने की उम्मीद में वो एबिसल जायंट बटरफ्लाई के बारे में ऑनलाइन सर्च करता है, परंतु उसे कोई रिजल्ट नहीं मिलता। समझ जाता है कि उसे इस एग्जॉटिक बीस्ट को खुद पढ़ना पड़ेगा। उसे याद आता है कि बाय शुअर ने उन्हें 2 फैंग दिए थे। वो अपने बैग में खोजता है और दूसरा फैंग निकालता है। दूसरा फैंग पकड़कर वो फिर से उसकी पावर अब्सॉर्ब करता है। एक और सिस्टम नोटिफिकेशन आता है जो बताता है कि उसने दूसरे लाइफ एसेंस का ट्रेस भी डिवावर कर लिया है, पर गाइडबुक प्रोग्रेस सिर्फ 2% तक बढ़ा है। वो फैंग को देखकर निराश होता है, समझता है कि उसमें लाइफ एसेंस ज्यादा नहीं बचा है। वो सोचता है कि एबिसल जायंट बटरफ्लाई की पूरी पावर अनलॉक करने के लिए उसे कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। अगले दिन स्कूल के बाद अपनी ट्रेनिंग तेज करने और किसी भी एबेरेंट बीस्ट से जल्दी बचने के लिए लिन जिचिन रोज स्कूल जाने आने में शेनिंगहान को बाइक पर लेकर जाता है। जब वे स्कूल के मैदान से बाहर निकल रहे होते हैं, एक आदमी उन्हें बुलाता है। ट्रैक सूट पहने आदमी जिचिन को रोकता है और खुद को कोच गुओ बताता है, जो स्कूल की मार्शल आर्ट्स टीम का कोच है। वो लिन जिचिन की खेल प्रतियोगिता में परफॉर्मेंस की तारीफ करता है, जहां उसने स्कूल हिस्ट्री का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था। उत्साह से वो फॉर्मली उसे टीम ज्वाइन करने का इनविटेशन देता है, बोलता है कि उसकी एथलेटिक टैलेंट उसकी पढ़ाई से ज्यादा है। कोच गुओ उसे हां कहने को कहता है, पर सोचने के लिए भी टाइम देता है। कोच गुओ इतनी जल्दी और जोश से बोलता है कि लिन जिचिन मना नहीं कर पाता। जब वे बाइक पर निकलते हैं, कोच उन्हें विदा कहता है और बताता है कि मार्शल आर्ट्स टीम जिम के रूम सी में है और अगली बार अगर फ्री हो तो आने के लिए कहता है। सूरज ढलते ही लिन जिचिन अपने कमरे में वापस आता है। अपनी नई एबिलिटी टेस्ट करने के लिए तैयार होता है। वो हाथों से हाथ मारकर एक कॉकरोच और मस्कीटो मारता है जो उसे मिला। वो मरे हुए इंसेक्ट्स को देखता है, पर कोई पावर सर्ज महसूस नहीं करता। समझता है छोटे और आम क्रीचर्स मारने से स्किल एक्टिवेट नहीं होती। वो सोचता है कि सिर्फ ताकतवर या एग्जॉटिक बीस्ट्स में लाइफ एसेंस होती है जिसे डिवावर कर वो इवॉल्व कर सकता है। इस नए आइडिया की जांच के लिए वो एक सुपरमार्केट जाने का फैसला करता है जहां बीस्ट मीट बेचा जाता है। शेनिंगहान को पीछे बिठाकर वो शहर की तरफ बाइक चलाता है। जल्दी ही वे एक बड़ा मल्टी स्टोरी सुपरमार्केट पहुंचते हैं। अंदर वे गलियारों के माध्यम से चलते हैं और लिन जिचिन नोट करता है कि भले ही बहुत सारा बीस्ट मीट है, लेकिन वो सब प्री पैकेज्ड है। उसे पता है कि बिना मांस को छुए वह अपनी थियरी नहीं टेस्ट कर सकता। जब वह फ्रस्ट्रेटेड होने लगता है, तभी उसे एक बुच्चर की आवाज सुनाई देती है जो ताजा काटा गया बीस्ट मीट बेच रहा है। वो एक काउंटर देखता है जहां लिखा होता है फ्रेश बीस्ट मीट, प्री पैकेज्ड नहीं, सेफ टू ईट। वहां एक बुच्चर बड़े टुकड़ों में मांस काट रहा होता है।
लिन जिचिन शेनिंग हान से कहता है कि वो इंतजार करे और वो मांस को चेक करने वाला है। वह और कुछ नहीं बताता, बस जल्दी से काउंटर की ओर भागता है। वह अपना हाथ फ्रेश कटे बीस्ट मीट पर रखता है। जैसे ही उसका हाथ मांस से टच होता है, एक तेज पर्पल एनर्जी की लहर उसके अंदर बहने लगती है। जैसा कि उसने सोचा था, बीस्ट मीट में लाइफ एसेंस की मजबूत लहर होती है। वह एक्साइटमेंट में मुट्ठी मजबूत कर लेता है और चेहरे पर बड़ी मुस्कान आ जाती है। शेनिंग हान इसे देखकर हैरान होती है, सोचती है कि सिर्फ मांस छूने से वह इतना एक्साइटेड क्यों हो रहा है। वह उसके पास जाकर कंफ्यूज्ड और कंसर्न्ड होकर पूछती है कि मांस कैसा लग रहा है। लिन जिचिन कूल बने रहने की कोशिश करता है और कैजुअली कहता है कि मांस सामान्य से ज्यादा ताजा लगता है और पूछता है क्या वो भी छूना चाहती है। शेनिंग हान हाथों से तेजी से इनकार करती है और कहती है कि उसने काफी छुआ है दोनों के लिए। अपनी थ्योरी कंफर्म करने के बाद लिन जिचिन घर पर ट्राई करने के लिए बीस्ट मीट खरीदने का फैसला करता है, जो शेनिंग हान के लिए सरप्राइजिंग होता है। वो उसकी रिएक्शन को देखकर उबराश नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि बीस्ट मीट बहुत महंगा होता है। सबसे सस्ता ऑप्शन गोस्ट शैडो स्क्विड करीब 1000 येन प्रति जिन का होता है। उसने स्क्विड वाला पैकेज उठाया। शीनिंग हान कीमत को देखकर पैनिक हो गई और कहती है कि यह बहुत महंगा है और उसे पहले अपनी मां से पूछना चाहिए। लिंजेचीन मुस्कुराता है और उसकी सिर पर प्यार से हाथ रखता है। कहता है, चिंता मत करो। वह एक झूठ बनाता है कि उसकी मां ने उसे पहले ही दोनों परिवारों के लिए बहुत कुछ खरीदने को कहा है। एक फ्लैशबैक में उसकी मां जंग वंगशिन खुशी खुशी दावत बनाने को तैयार होती है। अंदर से लिन जिचिन स्वीकार करता है कि शेयरिंग उसकी योजना का हिस्सा है, लेकिन उसका ज्यादा इंपॉर्टेंट कारण यह टेस्ट करना है कि क्या वह खाने के दौरान लाइफ एसेंस अब्सॉर्ब कर सकता है, क्योंकि उसे डर है कि सीधे अब्सॉर्प्शन से मांस खराब हो जाएगा। चेकआउट पर वह गोस्ट शैडो स्क्विड के 3 पैकेज 29.94 येन में खरीदता है। महिला कैशियर उसका धन्यवाद करती है। जैसे ही वे बाहर निकलते हैं, लिन जिचिन सोचता है कि मांस कितना महंगा था और सोचता है कि अगली बार कब वे इसे अफोर्ड कर पाएंगे। जब तक वे शॉपिंग खत्म करते हैं, रात के 9 बजे के बाद हो चुका होता है। शहर हाल ही में कैओटिक रहा है, इसलिए वे सेफ्टी के लिए सीधे घर जाने का फैसला करते हैं। घर जाते वक्त लिन जिचिन अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में सोचता रहता है। इंतजार नहीं कर पाता तो चुपके से अपने बस्केट में रखे मांस के पैकेज पर हाथ रख देता है। तुरंत उसे वही परिचित पर्पल एनर्जी की तेज लहर महसूस होती है। उसका सिस्टम कंफर्म करता है कि उसने घोस्ट शैडो स्क्विड की लाइफ एसेंस का एक हिस्सा डिवोर कर लिया है। उस क्रिएचर का नया गाइड बुक अनलॉक हो जाता है, लेकिन प्रोग्रेस सिर्फ 0.1% ही बढ़ता है। उसके दिमाग में एक डरावनी मल्टी आइड स्क्विड की छवि आती है। जब वे शांत सड़कों से बाइक चला रहे होते हैं तो वह थोड़ा मानसिक हिसाब करता है। उसे समझ आता है कि थोड़ा सा मांस खाकर सिर्फ उसकी ताकत का छोटा हिस्सा ही अनलॉक हुआ है। वह सोचता है कि उसे गाइड बुक में 100% पहुंचने के लिए 100 जिन तक डिवोर करना पड़ेगा, जिसकी कीमत लगभग 1000 येन होगी। वह स्क्विड की खास काबिलियत के बारे में सोचता है, जो पानी में घुलकर गायब हो जाती है, और तय करता है कि यह ताकतवर स्किल कीमत के लायक है। उसका रास्ता साफ है, उसे बहुत बड़ा पैसा कमाना होगा, क्योंकि इतना पैसा अपने परिवार से नहीं मांग सकता। फिर उसे याद आता है कि मांस खरीदने का दूसरा कारण यह था कि टेस्ट करे कि क्या लाइफ एसेंस को एब्जॉर्ब करने से मांस खराब हो जाता है। वह पैकेज देखता है। मांस अब भी बिल्कुल ताजा लग रहा है। वह खुश हो जाता है कि एसेंस लेने से मांस खराब नहीं होता। जैसे जैसे वह इसकी शक्ति एब्जॉर्ब करता है, स्क्विड के लिए उसका प्रोग्रेस बार बढ़कर 3% हो जाता है। उसकी एकाग्रता उस वक्त टूटी जब शेनिंग हान ने चेतावनी दी। उसने तेजी से ब्रेक लगाकर बाइक रोकी, बस कुछ इंच दूर एक जोड़े से टकराने से बचते हुए, और माफी मांगी। उसने खुद को डांटा कि क्यों उसने ध्यान नहीं दिया कि वह कहां जा रहा है, और सोचने लगा कि यह लेन इतना भीड़ भाड़ वाला क्यों है। शेनिंग हान आगे इशारा करती है। वे एक टेंशन भरी स्थिति देखते हैं। एक मस्कुलर लाल बालों वाला आदमी एक महिला को चाकू की नोक पर बंधक बनाए हुए है। शेनिंग हान डर के मारे बंधक को अपनी टीचर जिया के रूप में पहचानती है। वह आदमी भीड़ को धमकाता है। पुलिस अधिकारी मेगाफोन से स्थिति शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस कप्तान एक अधिकारी अबिंग को रोकता है और कहता है कि बेवजह गोलीबारी न करे।
कप्तान बताता है कि लक्षित व्यक्ति बंधक के बहुत करीब है और उसे ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए साफ निशाना लगाना असंभव है। अधिकारी सोने की गैस की सलाह देता है, पर कप्तान मना कर देता है क्योंकि उसे डर है कि इसका असर होने से पहले संदिग्ध उत्तेजित हो सकता है। पुलिस झिझक रही होती है, तभी लिन जिचिन आगे बढ़ता है। वह फुटपाथ से एक छोटा पत्थर उठाता है और अविश्वसनीय गति और सटीकता से उसे फेंक देता है। पत्थर अधिकारी अबिंग के बंदूक पर लग जाता है, जिससे वह मिसफायर कर जाता है। गलत गोली बंधककर्ता के हाथ में लगती है, जिससे वह चिल्लाता है और अपना चाकू गिरा देता है। इससे टीचर जिया आजाद हो जाती हैं। मौका पाकर पुलिस कप्तान अपनी टीम को आगे बढ़ने का आदेश देता है। अधिकारी तेजी से आगे बढ़ते हैं और हथियारबंद संदिग्ध को पकड़ लेते हैं। एक महिला अधिकारी डर गई, लेकिन सुरक्षित टीचर जिया को सहारा देती है। स्थिति कंट्रोल में आते ही लिन जिचिन चुपके से अपनी बाइक पर चढ़ता है। शेनिंग हान बड़ी आंखों से उसे देखती है और पूछती है कि क्या उसने पत्थर फेंका था। वह जल्दी से उसे चुप रहने को कहता है और बताता है कि बाद में बात करेंगे। फिर वे बाइक चलाते हुए वहां से चले जाते हैं। जैसे ही वे दूर जाने लगते हैं, एक आवाज उन्हें रोकने का आदेश देती है। पुलिस कप्तान चिल्लाता है, पूछता है क्या लिन जिचिन ही था जिसने पत्थर फेंका। पकड़े जाने के डर से लिन जिचिन तुरंत सब कुछ नकार देता है, थोड़ा नर्वस स्माइल देते हुए। महानिदेशक उन्हें जाते हुए देखता है और सोचता है कि कोई अच्छा काम कबूल नहीं करता। ये अजीब बात है। फिर वह जोर से कहता है कि बहादुरी का इनाम भी होता है। इनाम का शब्द सुनते ही लिन जिचिन का ध्यान खींच जाता है। पैसों की जरूरत से वह जोर से ब्रेक लगाता है, रुकता है और कप्तान के पास दौड़ता है। शर्माते हुए वह अपनी नकारात्मक बात वापस लेता है, बता देता है कि उसने पत्थर फेंका था और समझाता है कि पैसा उसके लिए कितना जरूरी है। कप्तान कहता है कि रिपोर्ट देने के लिए पुलिस स्टेशन जरूर आए और वह उसकी मदद करेगा इनाम के लिए। परिवार वालों को सूचित करने के बाद लिन जिचिन और शेनिंग हान पुलिस स्टेशन जाने की तैयारी करते हैं। उन्हें लगता है कि सब कुछ ठीक से होगा, लेकिन जैसे ही पुलिस हथकड़ी में बंद संदिग्ध को ले जाती है, कुछ बेहद गलत होता है। संदिग्ध का चेहरा भयानक तरीके से डरावना हो जाता है। पुलिस भयभीत होकर समझ जाती है कि वह एक हेरेटिक है और वह उनके सामने एक विशाल विचित्र चूहे में बदल रहा है। राक्षस अपने हथकड़ी तोड़ देता है और अधिकारियों पर अपने बड़े पंजे से वार करता है। पुलिस कप्तान रेडियो पर आदेश देता है कि सभी फोर्सेस को फायर खोलना है, लेकिन नागरिकों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए। अधिकारी अपने हथियार निकालते हैं, लेकिन गोलियां असर नहीं दिखाती। तभी एक घबराहट भरा रिपोर्ट आता है, जिसमें बताया जाता है कि हेरेटिक ने राइट किंग जीन्स के साथ फ्यूज कर लिया है और तुरंत बैकअप के लिए कॉल किया जाता है। खतरा समझते हुए लिन जिचिन दोनों को पकड़कर दूर ले जाता है और जल्दी से भागने को कहता है। उसे राहत मिलती है कि राक्षस उनका पीछा नहीं कर रहा, लेकिन वह जानता है कि उन्हें जल्दी भागना होगा। जैसे ही वे भागते हैं, आकाश से एक नया फिगर पर्पल ऑनरा के साथ नीचे गिरता है। वह एक महिला साइबॉर्ग है जो स्लीक फ्यूचरिस्टिक आर्मर पहने होती है। वह विशाल चूहे पर एक जोरदार वार करती है, जिससे वह पीछे हट जाता है। हवा में तैरती हुई वह साइबॉर्ग, जिसके बाल छोटे और डार्क पर्पल हैं, अपने सीने में लेजर कैनन चार्ज करती है। फायर करने के कमांड पर वह एक विशाल तबाह करने वाली पर्पल एनर्जी किरण छोड़ती है, जो म्यूटेंट राइट को पूरी तरह घेर लेती है। क्रीचर दर्द में दहाड़ता है और पूरी तरह से खत्म हो जाता है। केवल जल चुकी झांसी बचती है। लिन जिचिन चौंक जाता है और साइबॉर्ग की जबरदस्त ताकत को देखता है। खतरा खत्म होते ही टीचर ता और शेनिंग हान राहत की सांस लेते हैं। लिन जिचिन ज्यादा अपनी बाइक की चिंता करता है, ध्यान देता है कि ब्लास्ट ने उसे नहीं मारा, वरना बड़ा आर्थिक नुकसान होता। जैसे ही टेंशन खत्म होती है, उसे अचानक एक बात समझ आती है। वह बाइक के बास्केट में देखता है और पाता है कि महंगा गोस्ट शैडो स्क्विड मीट खराब हो चुका है और बदबू आ रही है। अब वह समझता है कि उसकी शुरुआती थ्योरी सही थी। लाइफ एसेंस अब्सॉर्ब करने से मीट खराब हो जाता है, लेकिन इसका असर धीरे धीरे होता है। एक फूला हुआ टेंटिकल उठाते हुए वह सोचता है कि उसे कोई बहाना बनाना पड़ेगा और लड़ाई और मृत हेरेटिक को दोष देता है। ड्रामेटिक अंदाज में वह स्पॉइल्ड टेंटिकल नीचे फेंकता है और जोर से कहता है कि मीट जानवर की लड़ाई और साइबॉर्ग के अटैक की वजह से जला है। टीचर कॉवे उसे सांत्वना देती है, कहती है जो जरूरी है वो ये कि सब सुरक्षित हैं।
हालांकि वे कप्तान की गुजारिश पर घर जाने का सोचते हैं, वे सुरक्षा टीम के साथ स्टेशन जाते हैं। वे उम्मीद नहीं कर रहे थे कि वे उसी वैन में जाएंगे जहां हेरेटिक के शरीर के अवशेष रखे थे। लेजर ब्लास्ट के बाद उसके पास सिर्फ आग लगे मांस का ढेर बचा था और उसकी सुगंध जोरदार थी। जैसे ही वह बदबूदार वैन में बैठता है, लिन जिचिन को दूसरी बात याद आती है। उसे याद आता है कि बाइशुअर के बीस्ट फैंग्स के अंदर लाइफ एसेंस तब भी थी जब क्रीचर मर चुका था। अब उसके दिमाग में एक नया संभावना उभरती है। क्या इस शव के अंदर भी लाइफ एसेंस बचा है? और अगर है, तो क्या वह कॉर्प्स के रैट किंग जीन को अपने लिए डिवावर कर सकता है? पता लगाने का सोचकर वह चुपके से अपना हाथ उन अवशेषों की तरफ बढ़ाता है। जैसे ही उसका हाथ छूता है, उसे एक शक्तिशाली लाल एनर्जी का सर्ज महसूस होता है। उसका सिस्टम कंफर्म करता है कि उसने जायंट म्यूटेंट रैट की लाइफ एसेंस का एक अंश डिवावर कर लिया है और उसके गाइड बुक में प्रभावशाली 5% प्रोग्रेस अनलॉक हो गई है। वह हैरान हो जाता है कि उसने इतना ज्यादा अब्सॉर्ब कर लिया और समझ जाता है कि सोर्स की फ्रेशनेस सीधे सीधे इस बात पर असर डालती है कि उसे कितनी लाइफ एसेंस मिल सकती है। उसे एस्कॉर्ट कर रहे ऑफिसर अबिंग उसकी हरकत नोटिस करते हैं और उसे चुपचाप बैठो कहते हैं। लिन जिचिन जल्दी से कहता है कि उसे तो बस हाथ फैलाना था। बाद में पब्लिक सिक्योरिटी ऑफिस पहुंचकर उसे पता होता है कि जहां अबिंग को बेवकूफ बनाना आसान था, वहीं सिक्योरिटी कैप्टन ज्यादा तेज है। कैप्टन लिन जिचिन को बताता है कि उसने उसकी ब्रेवरी रिवॉर्ड के लिए आवेदन कर दिया है, मगर फिर गंभीर होकर सवाल करता है। वह पूछता है कि एक मिडिल स्कूलर इतनी दूरी पर और खराब रोशनी में इतने सटीक तरीके से कैसे हेरेटिक के नाइफ हाथ पर पत्थर मार सकता है। लिनजाक्चन टालमटोल जवाब देता है, कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वह अक्सर अपने दाएं हाथ की ट्रेनिंग करता रहता है। यह अजीब जवाब सुनकर कैप्टन थोड़ी देर के लिए चुप रह जाता है। उनकी बातचीत तभी टूटती है जब शेनिंगहान आवाज लगाती है कि उसकी आंटी आ गई हैं। लिनजिचिन हैरान रह जाता है जब वह देखता है कि उसके माता पिता स्टेशन में घबराते हुए दाखिल हो रहे हैं। उसकी मां घबराई हुई हालत में उसकी तरफ दौड़ती है, डर से चेहरा सफेद और आंखों में आंसू, उसका नाम पुकारते हुए। वह उसे कसकर गले लगाती है और पूछती है कि वह ठीक है या नहीं, और कहती है कि उसने उसे आधा मरने जितना डरा दिया। वह मां को शांत कराने की कोशिश करता है, भरोसा दिलाता है कि वह ठीक है, और तो और उसे ब्रेवरी रिवॉर्ड भी मिला है। उसे कसकर पकड़े हुए उसकी मां उससे वादा लेती है कि अगली बार कोई खतरा हुआ तो वह सबसे पहले कहीं छुप जाएगा। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं और वह कहती है कि उसे बस इतना चाहिए कि वह सुरक्षित बड़ा हो। लिनजिचिन अपनी मां की दिल से निकली चिंता से विजिबली प्रभावित होता है। जब वे निकलते हैं तो लिनजिचिन अपनी मां को फिर भरोसा दिलाता है कि वह हमेशा पहले खुद की सुरक्षा करेगा। पुलिस कैप्टन उन्हें जाते हुए देखता है, अब भी उस लड़के की अजीब एबिलिटीज के बारे में सोचते हुए। रास्ते में बाहर निकलते समय लिन जिचिन 2 महिला पुलिस ऑफिसर्स के पास से गुजरता है जो केस के बारे में चर्चा कर रही थी। एक महिला ऑफिसर कहती है कि परवर्ट्स अब और भी ज्यादा बेशर्म हो गए हैं, और उसकी साथी बताती है कि वह हेरेटिक असल में ग्वांगयुन यूनिवर्सिटी का एक लिबरल आर्ट्स स्टूडेंट था जिसे रैट गॉड कल्ट ने ब्रेन वॉश कर दिया था। पहली ऑफिसर उस कल्ट को कोसती है, लेकिन दूसरी इंगित करती है कि उन्हें जड़ से समस्या खत्म करनी पड़ेगी, और वो है सेल्फ प्रोक्लेम्ड रैट किंग। यह नाम तुरंत ही लिनजिकिन का ध्यान खींच लेता है। घर लौटते वक्त गाड़ी में वह तुरंत अपने फोन पर रैट गॉड कल्ट के बारे में रिसर्च शुरू करता है। ढेर सारी जानकारी देखकर वह हैरान रह जाता है। उसे पता चलता है कि कल्ट का मुख्य बेस शंघाई सिटी में है और उसके ज्यादातर सदस्य समाज के बाहर कर दिए गए लोग हैं। रिसर्च करते करते उसे एक बेहद चौंकाने वाली जानकारी मिली। रैट किंग खुद को एक ऊंचे स्तर के जीव में इवॉल्व करना चाहता है और अपने फॉलोअर्स को जबरदस्ती इवोल्यूशन मटेरियल्स इकट्ठा करने पर मजबूर कर रहा है। इससे उसके मन में एक डरावना सवाल उठा, क्या रैट किंग, जो एक अजीब और खतरनाक जानवर है, पहले से ही सोचने समझने की क्षमता हासिल कर चुका है? उसी पल उसकी सोच टूटी जब उसने खिड़की से बाहर देखा। फुटपाथ पर उसे एक इतना बड़ा चूहा दिखा जो बिल्ली के बराबर था। एक पल के लिए उसने सोचा, क्या यह रैट किंग से जुड़ा हो सकता है? लेकिन फिर खुद को समझाया कि दक्षिण में इतने बड़े चूहे होना कोई नई बात नहीं। उसने इस ख्याल को झटका और महसूस किया कि शेनिंगहान पूरी तरह चुप है।
उसने उसकी तरफ देखा तो पाया कि वह असहज होकर हिल रही है, अपने घुटनों को कसकर जोड़े हुए है। वह तुरंत समझ गया। बचपन से ही शीनिंगहान जब भी घबराती है या डरती है, वह अपना ब्लैडर कंट्रोल नहीं कर पाती। भले ही यह उसके लिए शर्म की बात हो, लेकिन लिन जिचिन को हमेशा लगता रहा कि उसके अंदर की यह अजीब सी प्रतिक्रिया किसी छुपी हुई शक्ति से जुड़ी हो सकती है। घर पहुंचकर लिन जिचिन की मां जांग वोंग यह देखकर हैरान रह गई कि लगभग 3000 येन की बीस्ट मीट गायब है। लिन जिचिन ने तुरंत एक बहाना बना लिया और शर्माते हुए बोला कि इमरजेंसी में भागते समय शायद वह कहीं गिर गई। उसकी मां ने तुरंत उसकी सुरक्षा को पहली प्राथमिकता दी और कहा कि मांस की चिंता छोड़ो, बस इतना मायने रखता है कि तुम सुरक्षित हो। लिन जिचिन ने अंदर ही अंदर चैन की सांस ली, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। वह इस बात से खुश था कि उसने अपनी मां को मूर्ख बना लिया, मगर उसके पिता लिन यंसन और भी जिद्दी निकले। उन्होंने कहा कि वह उस महंगे मांस को ढूंढने वापस जाएंगे और शेखी बघारते हुए बोले कि भले ही वह एक फेडेड वेज स्लेव हैं, मगर हिम्मत और जज्बे में किसी से कम नहीं। लिन जिचिन ने उन्हें रोकने की कोशिश की और कहा कि लौटना बहुत खतरनाक है और वैसे भी मांस तो अब खराब हो चुका है। लेकिन उसके पिता शक में पड़ गए और पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मांस खराब हो गया है? घबराकर पसीना पोंछते हुए लिन जिचिन ने जल्दी से जवाब दिया, बस अंदाजा लगाया था। इसी दौरान अब खाली हो चुके पब्लिक सिक्योरिटी ऑफिस में पुलिस कैप्टन अभी भी उस रात की अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में सोच रहा था। सिगरेट के कश खींचते हुए वह यही सवाल बार बार दोहराता रहा कि एक साधारण मिडिल स्कूलर इतनी अविश्वसनीय पावर और प्रिसिजन के साथ पत्थर कैसे फेंक सकता है। अचानक उसे कमरे के कोने से अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसकी आंखें चौड़ी रह गईं जब उसने देखा फाइलिंग कैबिनेट्स के ऊपर एक विशाल रैट बैठा हुआ है जो किसी भी साधारण चूहे से कहीं बड़ा था। उससे पहले कि वह कुछ कर पाता, वो जायंट रैट छलांग लगाकर नीचे कूद गया। कप्तान ने तुरंत अपनी पिस्टल निकाली और सीधे फायरिंग शुरू कर दी। जो हुआ वो बेहद तेज, हिंसक और खून से लथपथ मंजर था और एक खूनी धुंध में जाकर खत्म हो गई। अगले दिन क्लास में लिनिच अपनी डेस्क पर बैठे हुए भारी सांस भरता है। पिछली रात को याद करते हुए उसे एहसास होता है कि वह अभी भी काफी कमजोर है, चाहे वो ताकतवर हेरेटिक हो या फिर वो फीमेल साइबॉर्ग। उसे जल्दी पैसे कमाने होंगे ताकि ज्यादा बीस्ट मीट खरीदकर अपनी गाइड बुक का प्रोग्रेस बार भर सके, जैसे कि गोस्ट शैडो स्क्विड। कुछ देर वह सोचता है कि शायद इन्फ्लुएंसर बनना या स्टडी मटेरियल्स बेचना काम आ जाए, लेकिन तुरंत ही इस आइडिया को खारिज कर देता है। उसे लगता है कि यह सब बहुत फ्लैशी है और उसके लो प्रोफाइल के लक्ष्य के खिलाफ है। अचानक उसके दिमाग में एक नई सोच आ जाती है। उसे याद आता है कि इस दुनिया में एकेडमिक्स से ज्यादा मार्शल आर्ट्स और जीन फ्यूजन की अहमियत है। वह तय करता है अब एक्शन लेने का समय आ गया है। बाद में वह जिम की ओर जाता है जहां मार्शल आर्ट्स टीम बिल्डिंग सी में प्रैक्टिस कर रही होती है। वह कोच गुओ को देखता है जो थर्मोस से पी रहे थे। लिनिच ने उन्हें ग्रीट किया। चौंके हुए कोच गुओ उससे पूछते हैं कि क्या वह टीम में शामिल होने आया है या बस टीम के बारे में और जानना चाहता है। सीधा जवाब देने के बजाय लिंडसी थोड़ा आगे झुककर धीरे से पूछता है, अगर मैं टीम में ज्वाइन करूं तो क्या मुझे सिटी टूर्नामेंट्स में कंपीट करने का चांस मिलेगा? और क्या प्राइज मनी सच में बड़ी होती है? कोच गुओ मुस्कुराते हुए कंफर्म करता है कि हां, उसे मौका मिलेगा और प्राइज मनी दसियों हजार तक की हो सकती है। उसका सबसे बड़ा कंसर्न दूर हो गया। लिन जिचिन ने कोच से हाथ मिलाया और ऐलान किया, मैं आज से मार्शल आर्ट्स टीम ज्वाइन कर रहा हूं। कोच गुओ ने खुशी से उसका स्वागत किया। कोच ने पूरी टीम को इकट्ठा किया और नए सदस्य का ऐलान किया। उन्होंने लिन शिन को इंट्रोड्यूस किया, सबको याद दिलाते हुए कि वही स्पोर्ट्स मीट का चैंपियन रह चुका है। टीम के बाकी मेंबर जांग काई, हुआंग त्यानिंग, ओरिंग, लियू तोंग और हान यीगुओ एक एक करके अपना परिचय देते हैं। आखिर में लिन जिचिन खुद अपना परिचय देता है। चूंकि लिन जिचिन ने पहले कभी मार्शल आर्ट्स की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी, कोच गुओ ने उसे बेसिक फिस्ट और लेग टेक्निक्स सिखाना शुरू किया। कोच ने समझाया कि देखने में ये मूव्स आसान लगते हैं, लेकिन असल में इन्हें मास्टर करना मुश्किल है। उसने बताया कि टीम का सबसे तेज सीखने वाला स्टूडेंट
ली शुआंग ने भी इन्हें परफेक्ट करने में पूरा 1 हफ्ता लगाया था। फिर कोच ने लिन जिचिन को हौसला दिया कि अब वह खुद ट्राई करे। लिनिचेन ने तुरंत एक रेडी स्टैंस में खड़े होकर तैयारी की। उसकी विजडम एट्रीब्यूट में छुपी सेलेस्टियल रूट की वजह से, जिसमें उसे ऊपर से मिली मार्शल आर्ट्स की गहरी समझ भी है, उसने सिर्फ देखकर कोच की पूरी डिमॉन्स्ट्रेशन को याद कर लिया और अच्छे से समझ भी गया। जैसे ही वह फिस्ट टेक्निक्स की प्रैक्टिस करता है, सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, उसकी वाइटैलिटी, स्ट्रेंथ, डेक्सटेरिटी और प्रोफिशिएंसी में पॉइंट्स मिलते हैं। वह हाथ और मुक्के के सभी मूवमेंट्स ऐसे करता है जैसे बिल्कुल परफेक्ट, न कोई गलती, न कोई देरी। फिर वह बिना किसी रुकावट के लेग टेक्निक्स पर जाता है और पावरफुल, बिल्कुल स्मूथ किक्स दिखाता है। एक और सिस्टम नोटिफिकेशन आता है। इस बार उसके लेग मसल्स, डेक्सटेरिटी और प्रोफिशिएंसी के पॉइंट्स बढ़ते हैं। कोच और पूरी टीम हैरान रह जाती है। सब बिल्कुल चुपचाप उसकी प्रैक्टिस को घूर रहे हैं। कोच की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वह थर्मोस गिराते गिराते बचता है, मानो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही है, कोई इतनी कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स सिर्फ एक बार देखकर इतनी परफेक्ट कैसे कर सकता है। यह परफॉर्मेंस देखकर कोच के मन में सिर्फ एक ही ख्याल आता है, ये लड़का तो बोर्न मार्शल आर्ट्स प्रोडिजी है, करोड़ों में एक। शाम के समय शंघाई में लिन जीचिन की मां जांग वोंगशिन उसे खाने के लिए आवाज लगाती है। वह एक्साइटेड होकर चम्मच हाथ में लेकर भागता है और पूछता है, आज मम्मी क्या बनाया? मां गर्व से वो बड़ी थाली दिखाती है जिसमें गोस्ट शैडो स्क्विड है, वही जिसकी उसे चाह थी। खाना इतना खुशबूदार लगता है कि वह मां से बोल पड़ता है, मां, इसकी खुशबू तो कमाल की है। मां कहती हैं, गर्मा गर्म है, जल्दी खा लो। वह एक निवाला लेता है और प्यार से बोला, मां, आपका खाना दुनिया में सबसे बेस्ट है। मां खुश होकर बोलती हैं, अच्छे से खाओ, मैंने तुम्हारे लिए पूरे 3 जिन खरीदे हैं। जैसे ही वह खाना खाता है, सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है। गोस्ट शैडो स्क्विड को खाने से उसने उसकी लाइफ एसेंस का एक अंश अब्सॉर्ब कर लिया और उसकी गाइड बुक की प्रोग्रेस 3.01% तक पहुंच गई है। उसे फ्रस्ट्रेशन के साथ एहसास होता है कि मीट खाकर भी वो कमाल का फायदा मिलता है। अगर उसे पहले पता होता तो वह पहली बैच को टच करके खराब नहीं करता। खाना खाते खाते उनकी नजर एक न्यूज रिपोर्ट पर पड़ती है। रिपोर्ट में 14 साल की जीनियस लड़की का जिक्र है जो हिस्ट्री की सबसे यंगेस्ट साइबॉग है। एनर्जी कोर के साथ फ्यूज होने के बाद उसकी एनर्जी सिस्टम ने उसे सुपर ह्यूमन एबिलिटीज दी है। एक हाथ से 5000 किलो का एसयूवी उठा लेना, 100 मीटर की दौड़ 3 सेकंड में पूरी करना और 8 मीटर ऊंचा कूदना उसकी ताकत का उदाहरण है। यह देखकर लिनिचन सोचता है कि उसकी दुनिया के डिबेट में कौन सा रास्ता ज्यादा ताकतवर है, क्योटो प्रोडिजी की जीन फ्यूजन या इस लड़की की साइबरनेटिक्स। उसके ख्याल वहीं टूट जाते हैं जब एक और ब्रेकिंग न्यूज आती है। खबर आती है कि सिक्योरिटी कैप्टन एच चुनशान, जो उन्होंने मिल चुके थे, अपने ऑफिस में मारा गया है। सर्वेलेंस फुटेज में दिखाया जाता है कि उसे एक जायंट म्यूटेंट रैट ने हमला करके खा लिया। मेडिक्स उसे एम्बुलेंस में पहुंचाते हुए दिखाई देते हैं। लिंड सूचेन डर के मारे सन्न रह जाता है। उसे याद आता है वह बड़ा चूहा जो उसने पिछली रात देखा था और सोचता है कि क्या उसका उससे कोई संबंध है। वह कल्पना करता है कि एक विशाल चूहा शहर में तबाही मचा रहा है। कैप्टन की मौत एक काला सच है कि खतरा दिन ब दिन बढ़ रहा है। गंभीर होकर लिनीचान तय करता है कि अब उसे तुरंत अपनी ट्रेनिंग को तेज करना होगा। पुलिस कैप्टन की मौत के बाद लिंसियन ने खुद को एक कड़ी ट्रेनिंग रेजिमेंट में लगा दिया। कड़ी प्रैक्टिस के बाद वह अब 100 मीटर 4.61 सेकंड में दौड़ सकता है। उसकी फिजिकल पावर में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। उसकी वर्टिकल जंप 5.3 मीटर तक पहुंच गई है और वह एक हाथ से 1200 किलो तक उठा सकता है। अपने पर्सनल ट्रेनिंग के अलावा वह स्कूल की मार्शल आर्ट्स टीम के साथ भी प्रैक्टिस करता रहता है ताकि आने वाले टूर्नामेंट के लिए जल्दी से ताकत बढ़ा सके। अगले दिन सुबह स्कूल में वह जिम जाता है और उसकी क्यूरियस साथी शीनिंग हान भी उसके साथ जाती है। रास्ते में एक गुलाबी बालों वाली लड़की लिन जिचिन को देखकर वार्मली ग्रीट करती है और उसे एक बोतल फ्रेश दूध देती है। वह शालीनता से मना कर देता है, उसे धन्यवाद कहता है और शेनचिंग हान के साथ आगे बढ़ जाता है। लड़की थोड़ी निराश होती है। दूर से उसकी टीममेट हुआंग तियनकिंग ये सब देख रहा होता है। वह गुस्से में मुट्ठी ताकता है,
नाराज होता है कि स्पोर्ट्स मीट में जिसने उसे हराया था वह उस लड़की का दिया हुआ गिफ्ट ठुकरा रहा है जिसे वह पसंद करता है। अपने गुस्से को रोक न पाने के कारण हुआंग टियनकिंग जल्दी से उनके रास्ते को रोकता है। वह लिन जीचिन का सामना करता है और उसकी बुरी आदतों और लड़की के जज्बातों को चोट पहुंचाने पर डांटता है। जब लिन जीचिन कामली बताता है कि उसे मिल्क से एलर्जी है तो हुआंग टियनकिंग इसे मानने से इनकार कर देता है और उसे लायर कहता है। गुस्से से भरकर हुआंग टियनकिंग लिन जीचिन की तरफ इशारा करता है और उसे स्पार के लिए चैलेंज करता है। उसने शर्त रखी, अगर वह हारता है तो वह वापस कभी लिंडिचन को परेशान नहीं करेगा, लेकिन अगर लिंडिचन हारता है तो उसे पूरी बोतल मिल्क पीनी होगी। जैसे ही यह चैलेंज दिया जाता है एक नई सिस्टम नोटिफिकेशन आती है। एक नया अचीवमेंट मिशन शुरू हो गया है। 8000 अलग अलग ओपोनेंट्स को फॉर्मल कंपटीशन में हराना है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बायोलॉजिकल ट्रेट के लिए। लिंड जिशियान के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान फैल जाती है। यह मौका है जिसका वह इंतजार कर रहा था। एक धमाकेदार पर्पल ऑरा उसके चारों ओर फैलता है। वह चैलेंज स्वीकार करता है। उसकी आंखों में जीत की चमक होती है और स्पार के लिए हां कहता है। तो दोस्तों, इसी के साथ सारा नया चैप्टर एक्सप्लेन हो गया। और अगर आपने अभी तक पिग स्लॉटरिंग मानहवा का वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखना, वो भी बहुत अच्छी है। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही साथ वीडियो को हाइप करना भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सयोनारा।